चलो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से पहले हम थोड़ा सा सेट के बारे में मैं पूछ लूँ ना, सेट के बारे में पूछ लेता हूँ। काव्य याद है डेफिनेशन सेट का? सर लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स नो, अच्छे से बोलो जैसा हमने पढ़ा है। और कुछ काव्य, एनीथिंग एल्स? Sir, a list of numbers given in a bracket may like which satisfy the conditions. ठीक है, आप बताओ अनुश्री, सेट का डेफिनेशन याद है तो? याद नहीं, but similar groups. सिमिलर ग्रुप्स। इसी Sir, a certain object based with सर्टन ऑब्जेक्ट। नहीं sir, as in a group of numbers or objects which have a similar property. सिमिलर नंबर मतलब, सिमिलर नंबर मतलब क्या होता है? 2 4 6, ये सिमिलर नंबर है। सिमिलर मतलब इवन नंबर सिमिलर हो गए, इवन के साथ ऑड नहीं आ सकता, मतलब 1 2 4 लिखा तो ये सेट नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं बोल रहे हो अभी आप लोग, सेट है? हाँ चलो ठीक है, भूल गया वो सब। ऐसे बहुत ज़्यादा सेट शायद हमने डिस्कस नहीं, सेट किया तो था बहुत स्टार्टिंग में, नंबर से पहले थोड़ा बहुत सेट किया था, लेकिन नहीं नहीं, ये लास्ट 8th में 7th में बहुत सारा सेट किया है हमने, बहुत सेट किया है भाई। हाँ सेट तो किया, चलो ठीक है। सेट हम पढ़ते ग्रुप को सेट बोलते हैं ना, ये तो पता ही है। चलो जो आप लोग बोल रहे हो ग्रुप, उसमें जो ग्रुप वर्ड है या फिर कॉम्बिनेशन चीज़ है वो ठीक है, कि चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक सेट बना रहे हैं। सेट का मतलब ही होता है ना, अगर हम डे टू डे लैंग्वेज में बोलेंगे तो सेट का मतलब ही होता है कि चीज़ों को हमने कंबाइन कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ रखें तो उसी को सेट बोलेंगे ना। जैसे मैं बोलूँगा कि काव्य हैज़ अ गुड सेट ऑफ रेसिपीज़, तो ठीक है भैया काव्य के पास अच्छी अच्छी रेसिपी है, मतलब रेसिपी या फिर सिमिलर हो गया, कि सिमिलर चीज़ें आप लोग बोलना चाह रहे हो, उसमें सिमिलर नंबर नहीं बोलोगे, नंबर मतलब ही सिमिलर हो गया ना। ग्रुप ऑफ नंबर्स, तो उसमें कोई भी नंबर आए नंबर वाले कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब ऐसा बोला कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो वो इवन नंबर का सेट बनाना चाह रहा है, ठीक है ना, इवन नंबर का, तो वो भी ठीक है। सिमिलर का मतलब आपके पास यहाँ पर ये है कि एक तरह की चीज़ें में नंबर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 2 4 है तो सेट नहीं हो सकता, ऑड और इवन के साथ भी सेट हो सकता है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो उसमें ऑड भी इवन भी है। तो स्पेस आप लोग, मैं समझ गया आप लोग को पता है लेकिन बोल नहीं पा रहे हो एक्चुअल में, तो बोलना भी हमको सीखना पड़ेगा ना, याद थोड़ा थोड़ा याद, या फिर उस तरह से चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमको याद हो जाए, ठीक है ना। तो सेट ऑफ इंटीजर बोलेंगे तब सारे नंबर्स आ जाएंगे, या सेट ऑफ इवन नंबर्स बोलेंगे तो सिर्फ इवन नंबर्स आएंगे। सेट ऑफ, तो सिमिलर का मतलब क्या हो रहा है ये भी आपको समझाना पड़ेगा। सामने वाला तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है, अगर सामने वाला आपको समझना चाहे तो ठीक है भाई, आपकी बात तो आप अधूरा भी बोलोगे तो भी समझ जाएगा, लेकिन आप सामने वाला आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वहां पर आपको सेटिस्फाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। एक मिनट है ना, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि सिमिलर का नंबर है, जैसे नंबर इटसेल्फ एक कैटेगरी हो गया, तो नंबर के अंदर जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बोलते हैं, तो नंबर इटसेल्फ एक कैटेगरी हो गया, उसके अंदर रियल नंबर एक कैटेगरी हो गया, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर एक कैटेगरी हो गया, है ना, रैशनल नंबर एक कैटेगरी हो गया। तो कैटेगरी को हम सिमिलर टाइप बोलते हैं, कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो चीजें आएगी दैट इज सिमिलर, ओके। तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो सेट है उसको हम सेट बोल रहे हैं, जैसे सेट ऑफ रेसिपीज बोलती, तो रेसिपी यहाँ पर एक सिमिलर थिंग हो गया, ठीक है ना। जैसे मैंने सेट ऑफ क्लास 8th बुक्स बोल दिया है ना, तो लाइक इसी हैज़ अ गुड सेट ऑफ क्लास 8th बुक्स बोल दिया, तो वो क्लास 8th की जितनी मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, या तो लाइक इसी हैज़ अ गुड सेट ऑफ ओलंपियाड बुक्स, तो ऐसा करके, तो ये ठीक है। बट ये डे टू डे लैंग्वेज में, तो यहाँ पर एक डिफरेंस है, डे टू डे लैंग्वेज में जो हम सेट यूज़ कर रहे हैं, है ना, या इन जनरल जो हम यूज़ कर रहे हैं इन जनरल, वो अलग है, और मैथमेटिक्स में सेट में थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिकेशन है ना। तो वो स्पेसिफिकेशन हमने पढ़ा है, वो क्या है बताओ, वो मैं सुनना चाहूँगा, वो स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे मैं बोल दूंगा कि काव्य हैज़ अ गुड सेट ऑफ रेसिपीज, तो वो हमारे लिए सेट नहीं है अभी मैथ में, जो हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर सेट, उसमें काव्य हैज़ अ गुड सेट ऑफ रेसिपीज वो एक सेट नहीं है,
या मैंने बोला इसी हैज़ अ गुड सेट ऑफ ओलंपियाड बुक्स, तो वो एक सेट नहीं है। तो सेट होने के लिए क्या एक कंडीशन हमने पढ़ी थी मैथ्स में, बताओ। नंबर्स के बारे में होना चाहिए। क्या आना चाहिए? नंबर्स के बारे में। नो, नंबर्स के बारे में हो ऐसा नहीं है, चीज़ों के बारे में भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँगा कि कलेक्शन ऑफ इंडियन रिवर्स, तो वो मेरे मैथ्स में एक सेट हो रहा है। अब कलेक्शन ऑफ इंडियन रिवर हो रहा है सेट, लेकिन काव्य हैज़ अ गुड सेट ऑफ रेसिपीज नहीं हो रहा है, क्यों? सर एक स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल फैक्ट होना चाहिए। वेरी गुड, यूनिवर्सल फैक्ट, वेरी गुड, है ना। हम अपने घर के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई एक सेट है, ये बुक जो पढ़ा है वो एक सेट है ना, मेरे पास कॉइन्स का सेट है, बट वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, तो वो हम किसी को समझाएंगे कैसे, है ना। बुक में नहीं छाप सकते, तो बुक में छापने के लिए दैट शुड बी ए यूनिवर्सल फैक्ट। तो हमने क्या डेफिनेशन लिखा था, ठीक है ना। ऐसे एक चीज़ पे चाहे तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने से क्या होता है, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस बनाने के लिए कोई भी चीज़ का हमको बेसिक बहुत डेप्थ में पता होना चाहिए। जितना डेप्थ में बेसिक पता होगा और जितना आप उसके अंदर इमेजिनेशन डालोगे, उतना आपके लिए जेईई एडवांस ईजी हो जाएगा, उतना ईजी हो जाएगा। और ये टाइम आपको 11th-12th में कभी नहीं मिलेगा, ये टाइम मिलेगा आपको 8, 9, 10th में, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो बहुत अच्छा आपने बोला यूनिवर्सल फैक्ट। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, सेट का डेफिनेशन हमने क्या लिखा था, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा तो है, सिमिलर लिखो या नहीं लिखो, कलेक्शन ऑफ डेटा इटसेल्फ ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, या तो हम विच इज अ यूनिवर्सल फैक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा, है ना। वेल डिफाइंड डेटा, वेल डिफाइंड का मतलब ये हो जाता है जो सबको पता हो। सबको पता हो नहीं पता उसका ठेका हम नहीं लिए हैं, गूगल में हो, ठीक है ना। अब जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है उसका ठेका हम थोड़ी लेंगे। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा, ठीक है। जैसे रियल नंबर सबको पता है, तो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स बोलूँगा तो भैया सबको पता है, जो पढ़ाई लिखाई करके बैठा है ना, उसको सबको पता है कि क्या रियल नंबर है। चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाओ, चाहे यूएस में जाओ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, अंटार्कटिका में भी जो पढ़ा लिखा होगा उसको पता होगा कि रियल नंबर क्या हो सकता है। मैं नेचुरल नंबर कहीं पर भी बोलूँगा, कहीं पर भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में नेचुरल नंबर बोलूँगा, तो वही बोलेगा कि भाई 1, 2, 3, है ना। ऐसा करके जितने भी नंबर है वो नेचुरल नंबर है। तो वेल डिफाइंड डेटा को हम सेट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। आप लोग रिकॉर्डिंग्स तो देखोगे नहीं, इसलिए हम क्लास में ही अब सारी चीज़ें वापस से रिकैप करते हैं, हमारे पास टाइम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया हमारा, ठीक है। तो एक आध एग्जाम्पल फटाफट, अब तो समझ गए, एक आध एग्जाम्पल फटाफट लेते हैं, कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला अगर मैं लिखूं प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम, प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम, अनुश्री इज दैट अ सेट और नॉट, जल्दी बताओ। सेट है। मेरा आंसर ना हमेशा सोच समझ के देना। आपका आंसर सही भी हो सकता है, ये नहीं बोल रहा हूँ, बस इन जनरल मैं बता रहा हूँ। इन जनरल आप लोग क्रिकेट टीम के प्लेयर्स तो सेट है। हाँ, इन जनरल बहुत डेप्थ में सोचना है, तभी हम अच्छे स्टूडेंट। नहीं है तो बहुत अच्छे से सोचना है, तुरंत आंसर दे दे, यही गलती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि तुरंत आंसर नहीं देना है ना। सोच लो, अगर 1 मिनट लगता है 1 मिनट लो, 30 सेकंड लगता है, अब जब अब अपने अंदर हाँ इधर से भी, हाँ इधर से भी, हाँ इधर से भी, हाँ इधर से भी, नहीं यही होना चाहिए। मतलब हर डायरेक्शन आपको बोले, है ना, दसों दिशाएं जब आपको बोले कि आंसर यही होना चाहिए, तब आपको आंसर देना है। गेटिंग माई पॉइंट? सेट नहीं है, गुड, क्योंकि क्रिकेट टीम आइडेंटिफाई नहीं है ना यहाँ पर, ये डिफाइन नहीं है कौन सी क्रिकेट टीम, गली की क्रिकेट टीम की अनुश्री की खुद बनाई हुई, कि भाई मेरे वीडियो गेम के अंदर वाली क्रिकेट टीम, कौन सी क्रिकेट टीम, तो नहीं है सेट, ठीक है। क्लियर है। सेकंड हम ले ले कलेक्शन ऑफ इंडियन रिवर्स, अभी जैसे हम बात कर ही रहे थे, तो मैं बता ही दिया था। चलो बताओ, कलेक्शन ऑफ इंडियन रिवर्स सेट है कि नहीं, इसी। हाँ, अभी मैंने बोल ही दिया था कि काव्य वाला सेट नहीं है, लेकिन कलेक्शन ऑफ इंडियन रिवर्स सेट है। तो क्यों है ये सेट, क्योंकि इंडियन रिवर्स ना आइडेंटिफाइड है एक पर्टिकुलर
रीजन का रिवर बताना है, इंडिया के अंदर जो जो रिवर आती है वो बताना है। उसके अंदर हम अमेजोन नहीं बोलेंगे, नाइल नहीं बोलेंगे, भले वो लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं लेकिन हम उसको नहीं बोलेंगे। इंडिया के अंदर जो रिवर्स आती है वही बोलेंगे, कि नहीं। चलो यहाँ से हमको कुछ लर्निंग मिलती है। अच्छा, ये चीज़ और हम एग्जांपल्स देखते हैं। इससे पहले हम 3 पॉइंट्स हैं, है ना, हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं इसको, रूल और टर्मिनोलॉजी या रूल टू राइट अ सेट, है ना, रूल टू राइट अ सेट। तो सेट को राइट लिखने के जो रूल बुक है वो फर्स्ट क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है फर्स्ट, चलो ये भी नोट किए हो पहले, बताओ फर्स्ट क्या होता है बेटा। ब्रैकेट्स। कौन से ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, ऑलवेज रिटर्न इन कर्ली ब्रैकेट या ऑलवेज रिटर्न इन ब्रेसेस भी बोलते हैं ना इसको, तो हमेशा ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं उनको। सेकंड, और कुछ उसके अलावा याद आ रहा है, जल्दी 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 जल्दी, नेम। कुछ भी याद आ रहा है, सोच लो, चलो फिर धीरे 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 चलो। नेम ऑफ द सेट। नेम ऑफ द सेट, क्या, ABC कुछ भी। नहीं तो इसको कैसे लिखे थे, ऑलवेज डिनोटेड बाय, ऐसा तो कभी नहीं लिखते ना, स्मॉल ए ऐसा तो कभी नहीं लिखते हम सेट, तो ऑलवेज डिनोटेड बाय क्या लिखेंगे, हिंदी में बता दो, ऐसे ही बोल दो क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल, कैपिटल लेटर। हाँ, ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट तो नहीं लिखेंगे, अगर हम अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखेंगे, है ना, ठीक है ना, जैसे कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये सेट है कि नहीं बताओ। यस। हाँ, तो कैपिटल या लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलेंगे, है ना, तो लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलेंगे तो वो एक सेट हो गया, क्योंकि हमको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसके अंदर 26 लेटर्स हैं, तो वो एक सेट हो गया, ठीक है। थर्ड हम क्या लेंगे, सर कॉमा आफ्टर एवरी वेरी गुड, थिंग। वेरी गुड, एवरी एलिमेंट्स, तो हम अगर कोई भी सेट लिखते हैं ए, उसके अंदर ये जो A1 होता है छोटा बच्चा, A2 छोटा बच्चा, A3 छोटा बच्चा, ये क्या होते हैं, छोटे बच्चे, ये छोटे बच्चे एलिमेंट्स होते हैं, इसके घर के परिवार के सदस्य होते हैं ना, परिवार, एक परिवार का नाम है, घर का नाम है, घर के सदस्य एलिमेंट्स, ठीक है, मेंबर्स। सो मेंबर के बीच में कॉमा रखना है, A1 A2 को हम आइडेंटिफाई कर पाए अलग अलग, ठीक है ना, तो एलिमेंट सेपरेटेड बाई कॉमा, है ना। और कोई रूल रूल बुक में, सर कैन नॉट रिपीट एलिमेंट। वेरी गुड, एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, बहुत अच्छा याद है आप लोगों को। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ए को लिख दिया, फैमिली का नाम लिख दिया, फैमिली के अंदर नाम लिख रहे हैं ना, मेंबर को तो 2 बार, सर सेट्स का नाम भी रेपिटेशन नॉट अलाउड। क्या नाम रेपिटेशन मतलब, सेट्स के नाम का रेपिटेशन। नाम का रेपिटेशन मतलब समझा नहीं मैं। सर मतलब ऐसा 2 सेट एक का नहीं बना सकते। हाँ, अगर दो ए में एक सेट ले रहे, में दूसरा सेट ले रहे, तो दोनों सेम ही होने चाहिए ना, दोनों सेम ही चीज़ें, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो सही बात है, ठीक है ना, सही बोल रहे हो, वो भी नहीं कर सकते हम। और अभी मैं सोचा आप ये वाला पॉइंट बोले कि रिपीटेशन, एलिमेंट्स का रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है, मतलब वो भी बोला और ये भी बोला। अच्छा, वो तो वो लिखने का कोई मतलब नहीं है, जैसे हमने इंडियन रिवर्स लिखा एक सेट, तो उसके अंदर 2 बार तो हम गंगा गंगा लिखेंगे नहीं ना, क्योंकि गंगा एक ही रिवर है, तो 2 बार लिखेंगे नहीं, तो कहीं पर ऐसे लिखा है 1,1,2,3, तो इस सेट्स में 4 एलिमेंट काउंट नहीं करेंगे, हमेशा हम इसको 3 ही एलिमेंट काउंट करेंगे, है ना, तो यही होता है कि रिपीटेशन मैटर नहीं करता, ये बोलेंगे यार रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है, या नॉट अलाउड, नॉट अलाउड मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, लिख तो दो लेकिन लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। और कुछ, सर ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर डजंट मैटर, यस, मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, मतलब आपने अभी जैसे पढ़ा 1,2,3, एक ये पढ़ा, रिपीटेशन भी मैटर नहीं करता, ये लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, रिपीटेशन डजंट मैटर, है ना,
ये हमने लिखा। सर लाइक अगर लाइक सेट्स को डिफाइन करना है, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स ऑर्डर मैटर करेगा ना? नहीं करेगा, अभी हम समझते हैं इक्विवेलेंट क्या है, इक्वल क्या है समझते हैं। तो ये है ना 1, 1, 2, 3, तो ये भी वही चीज़ है, 1, 2, 3 भी वही चीज़ है, 2, 3, 1 भी वही चीज़ है ना। ठीक है, क्या डाउट है आपका? इक्वल इक्विवेलेंट क्या बोल रहे हो? सर लाइक इक्विवेलेंट सेट्स में एक्स्ट्रा नंबर होता है ना एक से, लाइक थोड़े ही नंबर सेम होते हैं। नहीं, इक्विवेलेंट का मतलब ही अलग है। इक्विवेलेंट में कुछ भी अगर इक्वल नहीं होगा तो चलेगा, कोई भी चीज़ सेम, बस इक्विवेलेंट मतलब क्या होना चाहिए, उसका वेट सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं ना। ठीक है, अच्छा, और इक्वल होगा तो इक्विवेलेंट भी डायरेक्टली आ जाएगा। इक्वल तो इक्विवेलेंट होगा। इक्वल का मतलब है कि एक एक चीज़ कॉपी हो, क्लोन हो वो इक्वल होगा। यस। हाँ, क्लोन का मतलब इक्वल होगा। ठीक है, क्लोन मतलब यही है कि अगर एक में रिपीटेशन है और एक में रिपीटेशन नहीं है तो भी वो इक्वल हो जाएगा। हमने ज़बरदस्ती का क्लोन नहीं बोलेंगे, क्लोन नहीं बोलना है, तो फिर वही डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलो लिख लेते हैं, है ना, वो लिखेंगे अभी। उससे पहले यही एक आधा और एग्जांपल हम देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब इसमें चाहे तो घुमा सकता है ना, प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये सेट है क्या? यस। हाँ, ये सेट है। इंडियन क्रिकेट टीम बोलने का मतलब ये हो जाता है जो नेशनल इंडियन क्रिकेट टीम है वो, तो उसमें सेलेक्टेड प्लेयर है वो गूगल में, जिसका आंसर गूगल में वो सेट है, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है ना, या फिर मैं बोलूँ फेवरेट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ये सेट है। नहीं। ये स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक टू पर्सन हो गया, इसमें कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, चलो तो अब ये अच्छे से समझ में आ गया शायद, उसमें और हमको एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है। चलो, सर ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? हम पढ़ते हैं सारे, अब टाइप्स ऑफ सेट में आ जाते हैं, चलो जल्दी मैं से। भूल गया। और भी कुछ हो है सेट में, लेकिन अभी पहले टाइप्स ऑफ सेट ही पढ़ लेते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ सेट, तो टाइप्स ऑफ सेट में पहला तो इक्वल सेट ही पढ़ लेते हैं। क्या था इक्वल सेट? डेफिनेशन बताओ, चलो समझ में तो आता है आप लोगों को, डेफिनेशन कैसे बोलोगे? एग्जाम में डेफिनेशन लिखना पड़ेगा ना। एलिमेंट सेम होता है तब। हाँ, तो अब वेरी गुड, आंसर सही है, तो डेफिनेशन में बताओ कैसे बोलोगे? When elements of the set are same, elements of two or more sets are same. एलिमेंट्स ऑफ टू ऑलमोस्ट सेट्स, Two or sir, more. All elements are same. हाँ, all elements. ऑल, इससे अच्छा हम बोलेंगे एवरी, है ना, ईच एंड एवरी भी बोल सकते हैं, सिर्फ एवरी बोलो, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ, या ईच एलिमेंट, है ना, ईच एलिमेंट और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच बोलना ज़्यादा अच्छा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये वाला कौन सा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना, आर एवरी एलिमेंट, चलो ठीक है, एवरी एलिमेंट आर प्रेजेंट लिख रहा हूँ तो फिर एवरी आ जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपना सेंटेंस खुद ही बना सकते हो। ठीक है ना, ईच एलिमेंट्स आर सेम बोल सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट, every elements of set A are present in set B, and every element of, अब आप कुछ और अच्छा भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि ये बोलो, लेकिन इसमें समझ में आ रहा है। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, या एंड वाइस एंड वर्सा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, प्रेजेंट इन सेट ए, ओके ओके। Yes. ठीक है, इसका मतलब एग्जाम्पल तो हम अभी ले ही चुके हैं। जैसे 1, 2, 3 एक सेट था, इसको अगर हमने नाम दिया है, इसको क्या नाम दे बताओ? इसको नाम देते काव्य। ठीक है, तो दूसरा सेट अगर हमने नाम दे दिया है, ये काव्य 1 है, दूसरा सेट अगर काव्य 2 है, काव्य 2 कैसा है, 2, 3, 1, तो एक्चुअल में दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों तो काव्य ही है कि नहीं? तो काव्य इक्वल सेट है, तो इक्वल सेट है मतलब अगर सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, इधर उधर करके सफल करके लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कैसे समझ में आएगा? जैसे हमने बोला कि अभी जैसे हमने एक लिया था एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ इंडियन रिवर,
तो आप इन जनरल सोचोगे है ना, अगर इन जनरल सोचोगे तो भाई कलेक्शन ऑफ इंडियन रिवर काव्य से पूछूंगा, काव्य बताओ, एक बनाओ, सेट बनाओ, जल्दी बनाओ। इंडियन रिवर तो मैं आई ले लेता हूँ, नहीं रिवर का आर ले लेता हूँ, है ना, चाहे तो हम दोनों ले सकते हैं, इंडियन रिवर ऐसा। तो ये सेट बनाना है, सर गंगा, बनाओ। हाँ बोलो। सर गंगा, यमुना, ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन सी नदी है? नहीं सर वो याद नहीं आ रहा, वैसा ही कुछ तो है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र है ना, ठीक है चलो ब्रह्मा लिख देते हैं, मैं भी पूरा नहीं लिखना चाहता। ब्रह्म, BRAMH है ब्रह्मा, चलो ठीक है। उसके बाद तभी गंगा से 3 निकलते हैं, दूसरे तो नहीं याद। अरे ज्योग्राफी प्योर है यार, ज्योग्राफी अच्छी करो। कितनी रिवर है कौन बताएगा, चलो इंडिया में हाउ मेनी रिवर्स आर देयर इन इंडिया, गूगल करके बता दो, पता तो चल जाएगा। हाँ इसी देखे कितनी रिवर है। इंडस, गोदावरी, नर्मदा। नर्मदा गोदावरी कितनी है बताओ, हाउ मेनी फिक्स होगी ना। सागर, कावेरी। नाम नहीं पूछ रहा हूँ बेटा अभी, हाउ मेनी का मतलब क्या होता है? सर 8 कितनी? सर 8। 8 रिवर थोड़ी ना, 8 मेन रिवर होंगी, बहुत सारी रिवर्स है। आपको कहाँ मिला 8 वाला डेटा? सर गूगल देगा और कौन देगा। अच्छा ठीक है, ऐसा करना कि अपने ज्योग्राफी टीचर से पूछना और मेरे को बताना, ठीक है? मोर देन, ठीक है। तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र है ना, ऐसा करके हमको बताना पड़ेगा कि मेन क्या, मतलब पता नहीं क्या बताना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो ये समझ गए। अच्छा इसको मैं ऐसे ऐसे करके छोड़ दूँ कि हमको पता नहीं, तो ऐसे ऐसे छोड़ दूँ, ऐसे छोड़ दूँ, ठीक है कि नहीं बताओ, ये करेक्ट वे है कि नहीं, इज इट करेक्ट? करेक्ट है अनुश्री? नेचुरल नंबर में तो हम लिखते नहीं सर, पर आपको एंड करना पड़ेगा क्योंकि इनफिनिट लास्ट नंबर लिखना होगा। वेरी गुड, हाँ ये करेक्ट वे नहीं, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर है, जहाँ पे है ना, जहाँ पे फाइनाइट नंबर है वो हमको दिखाना पड़ेगा कि फाइनाइट है। तो फाइनाइट दिखाने का तरीका क्या होता है कि लास्ट में हमको एक लिख देना है नाम, ठीक है ना। जैसे इंडियंस प्लेयर के भी सबके नाम नहीं पता है, तो हम कैसे लिखेंगे, इंडियंस प्लेयर वाला सेट ऐसा लिख देंगे, विराट, है ना। उसके बाद विराट के बाद किसका नाम लिखे बताओ, रोहित शर्मा। धोनी, रोहित शर्मा। धोनी कहाँ खेल रहा है अभी, जो खेल रहा है उसका नाम लिखेंगे ना। आईपीएल ही खेल रहा है। आईपीएल की नहीं बात होती है, इंडियन नेशनल टीम की बात होती है, आईपीएल वाली टीम से। सर सूर्या कुमार या यशस्वी जायसवाल। फिर चेन्नई बोलना पड़ेगा, ये बोलना तो बुमराह जो है लिख सकते हैं यहाँ पे ना। सर बुमराह, सिराज, फिर अक्सर। हाँ, फिर लास्ट में हमको यहाँ पे एंड करना पड़ेगा इसको ना, यहाँ पर एक हमको प्लेयर का नाम हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। छोटा नाम बताओ। सर अक्सर, AXAR। AXAR। अक्षर, अच्छा मैं बहुत दिन से नहीं देख रहा हूँ, तो ये नया प्लेयर कौन आ गया भाई, अक्षर मैं नहीं जानता। ठीक है ना, तो ऐसा हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि भाई ये एक फाइनाइट सेट है, अब इसमें कितने एलिमेंट्स है ये भी हमको बताना सर इंडियन क्रिकेट सर अब लग रहा है नहीं होगा सर, क्योंकि टेस्ट वाली की टीम अलग होती है और ओडीआई की टीम अलग होती है। हाँ हमको ओडीआई टीम लिखना पड़ेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर ऐसा हम रीजनिंग कर सकते हैं, देखो दिमाग खुलता है ना, तो जितनी चीज़ें तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम फॉर ओडीआई, या फिर क्या लिखना पड़ेगा हमको, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, कलेक्शन ऐसा लिखना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स ऑफ इंडियन नेशनल ओडीआई क्रिकेट टीम, ठीक है ना। या फिर इंडियन नेशनल 2020 क्रिकेट टीम ऑफ 2000, ऐसा भी लिखना पड़ेगा, सन भी लिखना पड़ेगा। तो इंडियन रिवर ज़्यादा अच्छा है ना, इंडियन रिवर में भी और कुछ थोड़ा हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि इंडिया की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए, है ना, राइट द मेन रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो वैसा करके हमको करना पड़ेगा। तो हमको ज़्यादा नंबर्स में यूज़ करना, नेचुरल नंबर में कोई ज़्यादा टेंशन ही नहीं है कि नहीं, रियल नंबर में कोई टेंशन नहीं है, इसलिए नंबर्स, इसलिए मेरे को मैथ्स पसंद है ना, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है वहाँ पर, ठीक है।
बट यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अगर फाइनाइट है नंबर्स, यहाँ पर फाइनाइट है तो हमको एंड में एक नाम लिख के, एंड में एक नाम लिख के फिर उसको एंड करना पड़ेगा। इनफाइनाइट है तो ऐसा छोड़ सकते हैं। अच्छा इनफाइनाइट है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको पता कैसे चलेगा इनफाइनाइट है? ऐसे 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 रखने से पता चलेगा कि ऐसे रखने से पता चलेगा इनफाइनाइट है? डॉट डॉट। और ये रखने से नहीं पता चल रहा है? हाँ, इससे भी पता चल रहा है। तो ये सही है कि गलत है? ये वाला सही है कि दोनों सही है कि कोई एक गलत है? एवरी एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, तो यहाँ पर भी एक कॉमा लगाना पड़ेगा। तो ये सही है कि गलत है? बात किए हैं हम लोग इसलिए सही है। गलत है, रॉन्ग। सही है, सही है। हमने बात किया इन्फिनाइट को नहीं बंद कर सकते। भाई भगवान है, भगवान नंबर सिस्टम का भगवान को कैसे तुम सर हाँ, इनफाइनाइट तो आप नहीं बंद कर सकते। बंद नहीं कर सर सकते? अगर आपने एंड वाले नंबर के बाद और 3 डॉट लगा दिए तो चलेगा। तो वो तो यही वाला पैटर्न हो गया ना, इन्फिनाइट को अंदर रखें। इन्फिनाइट लिखा है मतलब गलत सर है। तो एक्स्ट्रा ही लिख रहे हैं। क्या दिख रहा है बेटा? जब मैं नंबर ऐड किया उसके बाद वापस डॉट्स डाल देते। नहीं, ये नंबर नहीं है, इन्फिनाइट लिखा हूँ, टिल इन्फिनाइट। अरे नहीं, वो नहीं चलेगा। हाँ, इन्फिनाइट नहीं लिख सकते। इन्फिनाइट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वी कैन नॉट राइट इन्फिनाइट विद इन द ब्रेसेस, है ना? ब्रेसेस कहा ना, ब्रेसेस के अंदर इन्फिनाइट को नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं समझे थे? चलो फिर से समझ लेते हैं। इक्वल सेट समझ में आ गया? आगे तो हमको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना उस पर ज़्यादा डिस्कशन करना है। तो जेईई एडवांस या कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम इस ब्रैकेट्स के ऊपर बहुत खेलते हैं ना। तो ये 3 ब्रैकेट हम पहले भी पढ़े। क्या क्या 3 ब्रैकेट का क्या क्या यूज़ है बताओ? इसका क्या यूज़ है? फर्स्ट ब्रेसेस क्या यूज़ है इसका? सेकंड क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या ब्रैकेट? स्क्वायर बॉक्स ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट। चलो इसको राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट। वैसे नहीं, हम लोग मैथ्स में क्या क्या बोले थे इनको? क्या क्या हम क्या क्या पढ़े थे? ये क्या है? अच्छा तीनों एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। तो कौन कौन सा सेट है ये? ये कौन सा सेट है? ये कौन सा सेट है? ये कौन सा सेट है? हाँ, सर कौन कौन सा सेट है? सर नहीं मालूम। नहीं मालूम? चलो सर लेकिन याद था, भूल गया। ये दोनों इंटरवल्स में आते हैं ना, इंटरवल्स। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल हमने बहुत पढ़ा है ना, वेवी करो के क्वेश्चंस बहुत किए हैं, ठीक है ना? बस कर लिए हैं क्योंकि छोटे बच्चे हो तो बस कर लिए हैं, लेकिन आप लोग ये आता सब है फटाफट। चलो इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर इसको डिस्क्रीट बोलते हैं ना। अभी बताते हैं कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है? तो सेट स्टार्ट। सर राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखता है। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये 3 ब्रैकेट होते हैं एक्चुअल में, ये 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, है ना? मैथ्स अगर हम कंप्यूटर में देखें तो हम लैपटॉप में या कंप्यूटर में या टाइपिंग में कहीं पर भी ये 3 टाइप के ब्रैकेट बना सकते हैं, और तीनों ब्रैकेट का अपना अलग यूज़ है मैथ्स में। तो अगर हम सेट को ब्रॉडली देखें तो सेट 2 टाइप्स में क्लासीफाइड होता है ब्रॉडली, है ना? यहाँ से भी सेट अगर शुरू हो तो और अच्छी बात है। तो ब्रॉडली सेट 2 टाइप में क्लासीफाइड होता है। एक क्या हो गया डिस्क्रीट, और दूसरा क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस। एक क्या हो गया डिस्क्रीट और दूसरा क्या हो गया, हाँ मोटा मोटी आपको अभी समझ में आ गया कि सेट क्या होता है, याद आ गया। अब हमको पढ़ रहे हैं 2 टाइप में क्लासीफाइड होता है, एक तो डिस्क्रीट हो गया और एक क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो डिस्क्रीट क्या है और कॉन्टिन्यूअस क्या है? डिस्क्रीट क्या होता है? जहाँ पर अलग अलग एलिमेंट लिखा हो बेटा उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, है ना? ऐसा जहाँ अलग अलग एलिमेंट लिखा हो उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट बोलते हैं, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है एक साथ, मतलब जो लगातार है, कॉन्टिन्यूअस है मतलब जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। जैसे यहाँ पर ब्रेक है 1 से 2 के बीच में ब्रेक है कि 1 और 2 के बीच के नंबर्स हम नहीं ले रहे हैं, है ना? अगर डिस्क्रीट में हमने, चलो इसको ऐसा समझेंगे, अगर तो बस हम यहाँ मतलब इसका मतलब इस फैमिली में, इस सेट में, अगर इस सेट का नाम जेड है तो जेड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर इस सेट में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एलिमेंट्स है इस सेट में? 5 है, 10 है, ठीक है ना?
तो अगर मैं बोलता हूँ, जैसे हम मोस्टली सेट को कहाँ यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं, x इज़ अ एलिमेंट, है ना, या x लाइज फ्रॉम दिस, है ना, या x इज़ अ एलिमेंट, है ना। तो x यहाँ से आ रहा है, x को हम क्या क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू 5 रख सकते हैं जहाँ भी रखना है हमको, x की वैल्यू हम 10 रख सकते हैं जहाँ पर भी रखना है। तो इनपुट्स बताता है, क्या बताता है सेट, इनपुट्स भी बताता है, आउटपुट्स भी बताता है ना, कलेक्शन ऑफ इनपुट्स, कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। तो या आउटपुट ये आ रहे हैं या इनपुट हम ये कर रहे हैं, जैसे भी हमको बताना है तो हम बता सकते हैं कि अभी हम अगर जैसे कोई मेरा एक्स स्क्वायर है ना, तो उसमें मैं इनपुट ये कर रहा हूँ, तो इनपुट मैं 5 भी ले सकता हूँ, 10 भी ले सकता हूँ, 12 भी ले सकता हूँ और 18 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं 16 नहीं ले सकता। ले सकता हूँ क्या, वी कैन नॉट टेक 16, है ना। तो इसी को डिस्क्रीट बोलते हैं कि भाई जो वैल्यू लिखी है सिर्फ वही वैल्यू ले सकते हैं, दैट इज डिस्क्रीट। इज दैट क्लियर। ब्रेसेस के अंदर जो वैल्यू लिखी है और जो वैल्यू कॉमा से सेपरेटेड है सिर्फ हम उसी को ले सकते हैं, वो डिस्क्रीट है। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है, जैसे हमने ऐसा लिख दिया 2 से लेके 8 तक, तो 2 से लेके 8 तक की सारी वैल्यूज, है ना, ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन 2 to 8। क्लियर है ये। यस सर। हाँ, तो रियल वैल्यूज मतलब आपको 2.00000001 भी लेना पड़ेगा, 2.888888 सब लेना पड़ेगा, एवरी वैल्यूज। तो इन्फिनाइट वैल्यूज हो जाती है, मतलब अगर आपने एक ऐसा भी लिख दिया 1.2 से लेके 1.8, तो इसमें भी इन्फिनाइट रियल वैल्यूज हो गई। तो ऑल रियल वैल्यूज होती है, ऑल रियल वैल्यूज, समझ गए। तो रियल वैल्यू को तो हम लिख ही नहीं सकते डिस्क्रिट में। कैसे लिखोगे, 1.2 से लेके 1.8 के बीच की सारी वैल्यूज, सिर्फ अगर मैं बोलूँगा 1.2 से लेके 1.21 के बीच की सारी वैल्यूज लिखो तो आपका पूरा बोर्ड भर जाएगा। कितनी वैल्यूज होगी 1.2 से 1.21 के बीच में, कितनी वैल्यूज होगी। यही अभी हम नंबर्स में पढ़ने वाले थे, लेकिन इसको हम यहाँ पर भी इमेजिन कर सकते हैं। कितनी वैल्यूज होगी 1.2 से लेके 1.2 के बीच में, 1.21 के बीच में अनुश्री। सर 1.21, 1.22, 1.23। बेटा 1.2 से लेके 1.21 के बीच में कितनी वैल्यूज। सर 1.201। इनफाइनाइट ना बेटा, आप तो कितने भी जीरो लगा सकते हैं। काव्य कैसे कर रहे हो, 2201। अरे हाँ सर। हाँ, ऐसे सोचो ना, यही तो इमेजिन, छोटी छोटी चीजें छूट जाती है हमसे। बोला आंसर तभी दो जब दसों दिशाएं से आए, अच्छा कि, है ना, फ्रॉम एवरी डायमेंशन व्हेन द आंसर कमिंग सेम, यू हैव टू थिंक इन अ लॉट ऑफ डायमेंशन, एंड फ्रॉम एवरी डायमेंशन व्हेन द आंसर इज कमिंग सेम, देन यू हैव टू गिव योर आंसर, अदर देन यू कैन नॉट गिव योर आंसर। ओके, सो 1.2 से 1.21 के बीच में ही इतने नंबर है कि आप बोर्ड में नहीं लिख सकते, इसलिए कॉन्टिन्यूअस सेट के लिए ये इंटरवल्स की जरूरत है। रियल नंबर्स कैन नॉट बी रिटर्न, है ना, जो भी रियल नंबर्स का सेट है ना, उसको हम डिस्क्रीट में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। रियल नंबर्स के लिए ब्रैकेट्स ही बने। क्लियर है। कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में दो टाइप का आता है इंटरवल जो बोलते हैं, एक होता है क्लोज इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल। अच्छा, नेचुरल नंबर को हम किस में लिख सकते हैं, कौन से सेट में लिख सकते हैं। सिर्फ डिस्क्रीट में लिख सकते हैं कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दोनों में लिख सकते हैं, ये बताओ जल्दी जल्दी। दोनों में, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दोनों में। कैसे लिखोगे कॉन्टिन्यूअस में नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर का कुछ पार्ट, जैसे 1 से 10 तक नेचुरल नंबर लिखना है, तो कॉन्टिन्यूअस में कैसे लिखोगे उसको। कैसे लिखेंगे बताओ। अगर आपने कभी भी ऐसा लिखा, जैसे हमको 1 से 10 लिखना है, 1 से 10 लिखना है ना, तो 1 से 10 लिखना है तो इंक्लूड के लिए ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं, आप लोग को याद भी होगा और हम डिस्कस कर लेंगे फिर से। तो 1 to 10 अगर आपको लिखना है तो 1 to 10 में सारे रियल नंबर आ जाएंगे, मतलब जैसे ही आपने लिखा इसका मतलब ही रियल होता है, इसका मतलब ही रियल नंबर होता है। तो अगर आप सिर्फ इसके साथ तो नहीं लिख सकते, तो इसको आपको डिफाइन करने के लिए साथ में क्या लिखना पड़ेगा, जैसे अब आपको इस लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, सेट की लैंग्वेज में, x बिलोंग्स टू दिस, एंड साथ में लिखना पड़ेगा एंड x, ठीक है ना, एंड x इज अ नेचुरल नंबर। तो एक्चुअल में हम सिर्फ ब्रैकेट के हेल्प से तो नहीं लिख सकते, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस सेट की हेल्प से नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम दो चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, और अच्छे से बोले जाए तो एक्चुअल में दो सेट लिख रहे हैं। एक्चुअल में क्या लिख रहे हैं, ये एक सेट अलग हो गया,
है ना, और ये एक सेट अलग हो गया, नेचुरल नंबर एक अलग सेट हो गया, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन पार्ट लेना है, मतलब 1 और 10 के बीच में भी हो और नेचुरल नंबर में भी हो, तो दो सेट की हेल्प से हम लिख सकते हैं। तो एक तो हो गया कॉन्टिन्यूअस, एक तो हो गया डिस्क्रीट, और कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों का इंटरसेक्शन तो डिस्क्रीट ही आएगा ना, तो एक्चुअली नहीं लिख सकते, अगर देखेंगे तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते, हाँ लेकिन लिख सकते हैं, ब्रैकेट के साथ नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, वो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? और भी बहुत डेप्थ की चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब लैंग्वेज ऑफ मैथ्स है ये, है ना, लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, मतलब अच्छे क्वेश्चंस का लैंग्वेज, अब एमसी में भी देखोगे तो यूज़ करेगा ये, आईओक्यू में भी देखोगे तो यूज़ करेगा, एनएमटीसी के मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, उसका लैंग्वेज ऐसा कर देगा, और वो लैंग्वेज ही हमको समझना है, डिकोड करना है, तो लैंग्वेज को डिकोड करने में ब्रैकेट्स, इंटरवल, सेट्स, इंटरसेक्शन, यूनियन बहुत 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 मेजर रोल प्ले करता है, तो इसको बहुत डेप्थ में समझने की जरूरत होती है, ठीक है ना। जैसे कुछ चीज़ें हैं, अब 11th में जाओगे ना, 11th में जाने के बाद कोई भी टीचर इतने डेप्थ में आपको सेट और इंटरवल बताएगा नहीं, तो वहाँ पर यही स्ट्रगल हो जा रहा है कि बच्चे क्वेश्चन सब तो पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन ही नहीं डिकोड कर पा रहे, अब क्वेश्चन ही जब डिकोड नहीं करेंगे तो क्यों सॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। लास्ट जब मैं आकाश में फिर बंसल जब आकाश में पढ़ाने गया, तो 150 बच्चे में 11 to 12 जब वो गए थे, है ना, बहुत अच्छे टीचर से पढ़े थे, बहुत अच्छे टीचर से, जो एमटेक थे, है ना, उन्होंने, उनकी कोई गलती नहीं है, बच्चों के हिसाब से उन्होंने उनको सब चीज़ पढ़ाया, सब चीज़ वो पढ़े हैं, सारे अच्छे से नोट्स हैं, है ना, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं बनते, क्वेश्चन तो कुछ नहीं बनता भाई, नोट्स पूरे हैं, अब उसमें से 150 बच्चे में तो बाकी बच्चे तो बैठने नहीं आते, कुछ बच्चे 20-25 बच्चे जिनको नोट्स भी अच्छे से आता है, एक फॉर्मूला है, रिकॉल भी करते हैं, सब आता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि उन्हें डेप्थ में समझा नहीं, तो क्वेश्चन ही डिकोड नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो, और भी बहुत सारी बात होती है, पहला तो क्वेश्चन डिकोड नहीं होता, क्वेश्चन डिकोड करे जब, तो पहले तो एटीट्यूड वाली बात है जो आप लोगों को बताता हूँ कि भाई क्वेश्चन जो हमने एटीट्यूड डेवलप किया, जो आप लोगों ने एटीट्यूड अभी डेवलप किया, वो डेवलप करने में बच्चों को साल भर लग जाता है, कि क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है ना, सबसे पहले बच्चों को यही थॉट आता है ना, वहाँ वाले बच्चों को किसी ने सिखाया नहीं कि एटीट्यूड भी बनाना पड़ेगा, वो पहले सोचता अरे बाप रे ये क्या क्वेश्चन है, कैसे बनेगा लैंग्वेज को देख के, जहाँ पर ये थॉट आया कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, हमको क्वेश्चन को देख के थॉट क्या आना चाहिए, कि बस कोई थॉट ही नहीं आना चाहिए, अच्छे मैथमेटिशियन थॉटलेस होते हैं, क्वेश्चन आया बस चालू हो जाए, तो ये प्रैक्टिस हमने की कि क्वेश्चन आया बस चालू हो जाए, इसलिए आप लोग से बनता है, तो वो प्रैक्टिस करवानी पड़ती है कि बस क्वेश्चन आया, अब कुछ बच्चों को आदत बन गई है कि भाई ऐसे, अरे बाप रे कैसे बनेगा, तो फिर नहीं बनेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर एक क्वेश्चन के साथ, कि नहीं बनेगा, मेरे से बनेगा, मेरे से बनेगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर एक क्वेश्चन के बाद, अपने आप क्वेश्चन बनने लगता है, क्योंकि एटीट्यूड, आपने बहुत जगह कोट्स भी देखा होगा ना, लेकिन कोट्स तभी सच्चे लगेंगे जब उसको लाइफ में प्रैक्टिस करके देखोगे, तो एटीट्यूड्स प्लेज अ मेजर रोल, है ना, तो स्किल आपका 5% है, 95% एटीट्यूड है, यहाँ पर मैथ्स में वही एटीट्यूड है, कि आपको आपका थॉट ही होना चाहिए कि आपको आता है, बनता है आपसे, तो अपने आप आपसे क्वेश्चन बनेगा, जब आप थॉटलेस है या आपको थॉट है कि बनेगा, तो आप पहले गिवन लिखेंगे, डिकोड करेंगे, गिवन लिखेंगे, डिकोड करेंगे, गिवन लिखेंगे, इतना कर लिया, फर्स्ट स्टेप दिमाग में आता ही है, ऐसा कुछ मैथ्स में क्वेश्चन ही नहीं है दुनिया का कि हमको फर्स्ट स्टेप दिमाग में आए ना, डिकोड करके गिवन लिखेंगे, मैथ्स का फर्स्ट स्टेप आएगा दिमाग में, उसको करेंगे, सेकंड स्टेप आएगा उसको करेंगे, थर्ड स्टेप आएगा, ऐसे करते करते क्वेश्चन बन जाता है, कहीं कहीं पर क्रिएटिव थिंकिंग लगते हैं जो हमने पढ़ाई है, कहीं कहीं पे हीट एंड ट्रायल लगता है जो हमने पढ़ाई है, बस इतना ही तो करना, और क्या करना है, बात समझ में आ रही है। बट इन डेप्थ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक बेटा, हो कि नहीं क्लास में आयुष, सॉरी, क्लियर है ये, तो ऐसा लिख सकते हैं, तो अभी हम थोड़ा फिर सिंपल बात करते हैं, डिस्क्रीट समझ गए, तो सेट ब्रॉडली कितने पार्ट में है बेटा, कितने पार्ट में है सेट ब्रॉडली क्लासिफिकेशन ऑफ सेट बोलेंगे तो कौन कौन से हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग एलिमेंट्स लिखा है, सिर्फ जो जो एलिमेंट्स हमारे काम के वो लिखा है, कॉन्टिन्यूअस में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना, सारे रियल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ते हैं, दो टाइप का, एक तो क्लोज किसको बोल रहे हैं और ओपन किसको बोल रहे हैं, क्या है दोनों, क्लोज हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। क्लोज किसको बोलते हैं, जहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज होता है, ओपन किसको बोलते हैं, जहाँ आपका ये छोटा ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट यूज होता है ना, बड़ा छोटा, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बड़ा और छोटा बोलते हैं, ठीक है, तो बॉक्स ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, तो इसमें अगर आपने ए कॉमा बी लिया है तो यहाँ पर ए एंड बी इंक्लूडेड है, ए एंड बी इंक्लूडेड, तो हम एकदम शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं इंक्लूडेड, ऐसा ओपन इंटरवल, है ना, इंक्लूडेड,
इंक्लूडेड। और अगर इसका डेफिनेशन लिखना है ओपन क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल में इंक्लूडेड है। ओपन में भाग गए हैं, ओपन में ये भाग गए ए और बी, ओपन है मतलब ये एक्सक्लूडेड है, ए एंड बी एक्सक्लूडेड है ना, ठीक है। तो अगर इसको और दूसरे लैंग्वेज में लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए एंड बी बॉक्स ब्रैकेट का क्या मतलब है, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी, यही लिखूंगा ना मैं, क्योंकि ए भी लेना और बी भी लेना है, यही लूँगा, लेकिन ऑल रियल नंबर्स हैं। इसमें क्या लिखूंगा, ऑल रियल नंबर्स, क्या लिखूंगा बेटा, बिटवीन ए टू बी है ना, हाँ बिटवीन ए टू बी, ओके। चैट में भी आप लोग रिप्लाई कर सकते हो, मैं देखते रहूँगा जो भी आपको बोलना है, ठीक है ना। ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए टू बी, ठीक है, गुड। तो इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड ये आपको समझ में आ गया, मतलब हमने, अब चलो एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, हम इसको जैसे ब्रैकेट में जैसे ये लिखे हैं, ये चाहे है ना, ये जो वाला पार्ट है, पहला पार्ट लेफ्ट वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। साथ में रिप्लाई देते जाओ, क्या बोलते हैं इसको अनुश्री, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। हाँ वेरी गुड, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है ना। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू है और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसा बोल सकते हैं, ये मिनिमम वैल्यू हुआ, ये मैक्सिमम हुआ, मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा और इसके आगे नहीं जाएगा, है ना, इसके पीछे नहीं जाएगा। लोअर लिमिट मतलब लोअर यहाँ पे रुक जाएगा, अपर लिमिट मतलब वहाँ पे रुक जाएगा। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 9,12, तो ये 9 से ही 9 के बाद 9 जस्ट 9 से स्टार्ट होगा, जस्ट 9 से, बट यहाँ पर 9 एक्सक्लूडेड है, तो 9 एक्सक्लूडेड है तो 9 को नहीं ले सकते, लेकिन 9 के जस्ट बाद वाली जो वैल्यू आप चाहो वो लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे जो वैल्यू 9 के जस्ट बाद वाली चाहो, 12 नहीं होगा लेकिन 12 से पहले जो वैल्यू आप चाहो वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट बॉक्स ब्रैकेट में 9,12 है तो 9 भी होगा और 12 भी होगा, ठीक है कि नहीं, क्लियर है। अब इसी में चाहे तो हम इन डेप्थ बहुत सारी बात कर सकते हैं, और वैसे ही बातें आपको अच्छे ओलंपियाड और अच्छे एग्जाम्स में, चाहे जे एडवांस हो, एडवांस है ना, मेंस में उतना नहीं, मेंस में भी कई बार, लेकिन एडवांस में बहुत ज़्यादा, ऐसे कुछ नहीं, एडवांस एग्जाम ही ऐसा होता है जिसमें बेसिक कंसेप्ट को पे ही आपको क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सोचना अच्छे से पड़ता है, और कुछ नहीं होता, उससे ज़्यादा बनते हैं अगर सोचना सीख जाओ तो अगर मैं बात करूँ ऐसे, चलो एक ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं, x बिलोंग्स टू 8,12 है ना, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 लिखूंगा x बिलोंग्स टू 8,12, क्योंकि रियल नंबर लिखूंगा तो बता नहीं पाओगे कि क्या क्या आएगा ना, एंड x इज अ नेचुरल नंबर यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसको डिस्क्रीट सेट में लिखो, है ना, जैसे ये इस सेट का नाम हमने रख दिया है, इसका नाम रख दिया a, इसका नाम हमने रख दिया b, इसको डिस्क्रीट सेट में लिखो। तो a को डिकोड करके बताओ क्या क्या आएगा। अभी रोलर फॉर्म पढ़ेंगे, रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे, इसका ना पढ़े भी हो पहले, लेकिन अभी पहले से नॉर्मली बोल रहा हूँ, डिकोड करके बताओ इसमें क्या क्या वैल्यूज आएगी, ए के पास और बी के पास क्या क्या वैल्यूज आएगी, ये बताओ। हाँ बट बोलो काफी, ए के पास क्या क्या वैल्यूज आएगी, जल्दी बोलो। सर नेचुरल नंबर लिखना है, बता दें कि एक्स को नेचुरल भी नेचुरल नंबर लिखना। हाँ तो क्या क्या लिखोगे नेचुरल नंबर में अनुश्री इसी जिसको बोलना है जल्दी बोलो, एक जल्दी बोलो, एनीवन। सर तो 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा जिसको बोलो बोलता हूँ तब कंपटीशन आ जाता है क्या, सब बोलने लगते हैं ना, ऐसे एक जन से पूछो तो नहीं बोलना है। वेरी गुड, इसका आंसर बोलो कोई भी जल्दी, कोई एक जन जल्दी जो पहले बोल, 9, 10, 11, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमको लोअर लिमिट नहीं लेना है,
और यहाँ पे लोअर लिमिट भी लेना है। नेचुरल नंबर बोला, रियल बोलता तो नहीं लिख पाते एक्चुअली, रियल को हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं ना, लिखना मुश्किल है, ठीक है ना। ठीक है, तो वेरी गुड, ये समझ गए। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर मैं इसको एज अ फंक्शन ले लूँ, एक फंक्शन ले लेता हूँ ना, एक फंक्शन है, ठीक है ना, जिसमें x1 और x2 दो वैल्यूज़ है, ठीक है। चलो फंक्शन वाली बात भी अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे, ऐसे तो आप पढ़े हो, आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सिंपल ऐसे मैं लिखता हूँ x कॉमा, या फिर दो वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, a एक लिख लेता हूँ, a वही हो गया 8,12 हो गया। अब यहाँ पर एंड नेचुरल नंबर नहीं लिख रहा हूँ बस, और b एक वैल्यू हो गई 8,12, ठीक है ना। तो इस वाले मशीन की बात करें, एक मशीन है ना, जो मशीन मतलब कोई भी आउटपुट्स दे रहा है तो मशीन है, ये आउटपुट दे रहा है ना, इतने सारे आउटपुट दे रहा है, रियल में तो बहुत सारे आउटपुट देगा, तो ये एक मशीन है, उसी को हम मैथमेटिकल मशीन को ही फंक्शन बोलते हैं, हम जानते हैं। तो ये एक मशीन है, ठीक है ना, जो एक मशीन है, तो इस मशीन का लोअर लिमिट क्या है बताओ। अपर लिमिट क्या है? 12। मिनिमम वैल्यू क्या है? 8। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 12। ठीक है, सोच रहे हो कि सर क्या ही पूछ रहे हैं ना। अब इसमें क्या है, इसमें लोअर लिमिट क्या है? सर 8 पॉइंट इनफिनाइट। लोअर लिमिट पूछ रहा हूँ, अभी से दिमाग लगाना चालू कर दिए, ठीक है, दिमाग तो हर समय लगाना है, बट लोअर लिमिट का क्या मतलब है, लोअर लिमिट क्या होगी बताओ। अनुश्री इसी को सर कोई कंडीशन है कि ये नंबर्स रियल है नेचुरल है, आप कुछ कंडीशन नहीं है, बस लोअर लिमिट पूछो इस ब्रैकेट का, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट 8, वेरी गुड, लोअर लिमिट 8, लिमिट 8 होगा ना, लोअर लिमिट 8 अपर लिमिट 12, वेरी गुड। और डिस्कस करेंगे, क्यों इस पर डिस्कस करेंगे। मिनिमम वैल्यू क्या होगा अनुश्री, मिनिमम वैल्यू? हाँ, यहाँ पर आप लगाएंगे, बट बता ही नहीं सकते ना, कैसे बताओगे, बता सकते, अच्छा वैल्यू हम नहीं बता, वैल्यू हम तब मानेंगे जब अनुश्री का आंसर, काव्य का आंसर और इसी का आंसर और आरव वगैरह सबका आंसर सेम हो। नहीं सर 8 पॉइंट इनफिनाइट 0 तो वो भी नहीं ना, इन्फिनाइट आपका इन्फिनाइट अलग है, इन्फिनाइट तो सबका अलग अलग होता है ना, अनुश्री का इन्फिनाइट अलग होगा। तो क्या बोलोगे, अनडिफाइंड, क्या बोलेंगे बेटा इसका मिनिमम वैल्यू? मैथ्स में बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये अनडिफाइंड, है ना। अनडिफाइंड वर्ड बहुत, जहाँ कुछ सबकी वैल्यू अलग आ रही है उसी को क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, ठीक है ना। वैल्यू अलग अलग मतलब आ ही नहीं रही एक्चुअल में, अलग अलग तो अलग ही बात होती है। मैक्सिमम वैल्यू होगा 11.9 रिकरिंग होगा। 11.9 रिकरिंग तो 12 भी होता है बेटा, ये तो हमने पढ़ा है, फिर से पढ़ लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू सर 11.9 बार बोल रहे हो तो 12 ही होता है एक्चुअल में, हमने प्रूफ भी किया है ये, तो फिर तो गलत है, 12 नहीं हो सकता ना, तो क्या होगा मैक्सिमम? 11 अनुश्री को याद है एक्चुअल में ना मैक्सिमम, क्योंकि वो रिकॉल करती है, जो रिकॉल करेगा उसको याद रहेगा, बट ठीक है अनडिफाइन होगा मैम। तो ये दोनों में फ़र्क है। अब इसी पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर आप सोच के नहीं बैठे हो तो उस समय भी नहीं सोच पाओगे, तो ऐसी हर चीज़ को सोच के बैठना है हमको, पढ़ाई ऐसे ही करना है कि हमने पहले ऐसे पढ़ाई है, रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम आपको 8th में मिलेगा, 9th में मिलेगा, है ना। तो आपको ऐसी हर चीज़ को सोच के बैठना है, ऐसा नहीं कि हम समझ नहीं सकते बड़ी चीज़ों को, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हमने समझा, हर चीज़ हमने समझा, लेकिन इस लेवल पे समझना है। तो 11th में चीज़ें आपके लिए इतनी ईजी होगी ना, लाओ कौन सा क्वेश्चन है, लाओ हम करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जेई देना, अरे मत दो जेई, लेकिन हमको आना चाहिए, जेई मत दो, जेई बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करने से ही हम बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे हो जाते हैं। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर नहीं है ना, तो हम बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो उसकी बात नहीं है, एग्ज़ाम भले मत दो बेटा, लेकिन चीज़ों को उस डायमेंशन से सोचना ज़रूरी है। तो लाइफ में जब हम उस डायमेंशन से सोचते हैं ना, तो एवरीथिंग बिकम वेरी इजी, ठीक है।
सो लोअर लिमिट 8, अपर लिमिट 12 है ना। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू अनडिफाइंड, मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड का क्या रोल है वो यहाँ से आपको समझ में आएगा, आगे ग्राफ वगैरह में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्यों सेम हो रहा है ये भी समझते। तो लिमिट का मतलब यहाँ से हम समझ पाएंगे, लिमिट का मतलब होता है अप्रोचिंग वैल्यू। लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब लिखो, क्या लिखोगे, बोलो। अप्रोच की स्पेलिंग क्या होगी बताओ चलो। सर APPROACH। ROA आएगा ना। यस। वेरी गुड, अप्रोचिंग वैल्यू, ठीक है ना। तो लिमिट का मतलब होता है अप्रोचिंग वैल्यू। मतलब यहाँ पर भी हम 8 को अप्रोच कर रहे हैं, बट 8 हम ले सकते हैं। यहाँ पर भी हम 8 को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन 8 नहीं ले सकते, लेकिन अप्रोच तो 8 को ही कर रहे हैं ना भाई, काम तो वही हो रहा है। अप्रोच हम 8 को ही कर रहे हैं कि नहीं। 8 तक जाना है मतलब 8 को टच करना ही है भाई, 8 को टच करना ही है, पूरा टच करना है 8 को, ठीक है। बट 8 लिख नहीं सकते, बस प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए लिमिटिंग वैल्यू 8 होगी। तो ये लिमिटिंग वैल्यू जब आगे हम लिमिट का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये दिमाग में रखोगे तो बहुत जल्दी क्लिक करेगा कि टीचर क्या बताना चाह रहा है, लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है ना। तो अप्रोचिंग वैल्यू है, ठीक है। और ये ओरिजिनल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे थे वो ओरिजिनल है, ठीक है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम बता नहीं सकते, क्लियर है। इसलिए लोअर लिमिट बोल पाएंगे 8 और इसलिए हम मिनिमम वैल्यू नहीं बोल पाएंगे 8, ठीक है। तो क्यों लोअर वैल्यू, आई होप क्लियर है। चलो इससे ज़्यादा, चलो अब वापस हम डिस्क्रीट सेट कंटिन्यूअस समझ में आ गया, तीनों ब्रैकेट का मतलब समझ में आ गया ना। मैं टाइम नहीं देख रहा हूँ, टाइम क्या हो गया, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया क्या, कितना, 9:30। अरे मतलब टाइम हो गया आप लोगों का, मज़ा आ रहा है मतलब आप लोगों को भी। आज बोले नहीं भूख लग रही, खाना खा के बैठे हो। नहीं सर। खाना खाना है, जाओ बेटा खाना खा लो। चलो फटाक से एक बार ये इक्वल समझ लेते। इक्वल सेट समझ गए ना आप लोग, एवरी एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। और इक्विवेलेंट में क्या फ़र्क है, इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या फ़र्क है, कोई बता दो जल्दी से, इसी आप बता दो बेटा। आप लोगों की आवाज़ थोड़ी क्लियर आनी चाहिए, तब तो मज़ा आएगा ना। जैसे अब 12 क्लास में नहीं, रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो मज़ा आएगा। आवाज़ क्लियर नहीं आती आप लोगों की। सर बताओ कैसे, समझ नहीं आ रहा। बहुत सिंपल है, इसको बताना तो बहुत सिंपल है। हाँ बताओ जल्दी कावी। सर डिफरेंस बताना है ना। हाँ बता दो, डिफरेंस बता दो, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। सर इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होता है और इक्वल सेट में नंबर भी सेम होता है और एलिमेंट्स भी सेम। वेरी गुड। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस सेम होता है, एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट्स ही सब सेम होते हैं ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को तो ऑटोमेटिकली सेम होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इक्वल सेट मतलब हर चीज़ सेम है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है इक्वल है। इक्वल मतलब है कि सब चीज़ बराबर है भाई, उसके साथ उसके अंदर एक एक कंपोनेंट सेम है तो उसका मास तो सेम होगा ही नहीं, मतलब वैल्यू तो सेम होगी इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट में सिर्फ वैल्यू सेम है, उसके अंदर चीज़ें अलग अलग है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ 2 बैग है तो बैग 1 और बैग 2 में एक्जैक्टली सेम चीज़ें हैं। बैग 1 में जो है वही बैग 2 में, तो नंबर्स तो अपने आप सेम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बैग 1 में और बैग 1 में भी 3 बॉल है और बैग 2 में भी 3 बॉल है एक्चुअली, बट यहाँ पर अलग अलग बॉल्स है और यहाँ पर अलग अलग बॉल्स है, तो ये होता है, ठीक है ना। तो इक्वल सेट जैसे हमने लिखा 1 2 3 है तो दूसरे को भी 1 2 3 होना पड़ेगा, भले इधर से उधर हो जाए, क्योंकि ऑर्डर डजेंट मैटर, है ना। वैसे अगर हमने कुछ दूसरा लिखा इक्विवेलेंट का तो A, 1, B लिखा तो दूसरा इक्वल सेट भी वही होगा A, 1, B, है ना। यहाँ कैसा भी लिख लो उसको, ठीक है। बट इक्विवेलेंट में क्या हो सकता है, जैसे एक सेट हो गया 1, 2, 3 और दूसरा सेट हो गया A, B, C। एंटायरली डिफरेंट है बट इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनका वेट सेम है। वेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इक्विवेलेंट वर्ड जैसा लगे, है ना। दोनों में क्वांटिटी सेम है। इक्विवेलेंट का ही मतलब क्वांटिटी से हो जाता है ना, इक्विवेलेंट वर्ड हम क्वांटिटी के लिए ही यूज़ करते हैं, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर है।